नमस्कार, इंडिया टुडे एनी में आपका स्वागत है। त्रिपुरा में 16 तारीख को चुनाव है और इस बार बीजेपी दोबारा सरकार बनाने की प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के इलेक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने के लिए और भी बहुत सारे बात करने के लिए हमारे साथ अभी है अगरतला में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के और अब राज्यसभा मेंबर बिप्लब कुमार देब। स्वागत है इंडिया टुडे एनी में। आपको भी स्वागत है त्रिपुरा में। धन्यवाद। अ, देव साहब, आप थोड़ा बीमार लग रहे हैं, शॉल लिए हुए हैं, बहुत खूबसूरत शॉल है, लेकिन आप क्या बीमार है अभी थोड़ा सा? यहाँ बीमार तो कम्युनिस्ट है और बीमार है इसलिए इलाज कराने के लिए कांग्रेस को साथ लिया है। जिस कांग्रेस के साथ 50 साल से लड़ाई की है और यहाँ कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे 50 साल से। आज कम्युनिस्ट इतना बीमार हो गए, उनके सबसे बड़ा दुश्मन को साथ लेना पड़ा दवाई के नाते। और मुझे जब आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसी दिन केरला में कांग्रेस के युवा युवा कांग्रेस के एक लीडर, वहाँ के स्थानीय नेतृत्व केरला के मुख्यमंत्री को ब्लैक फ्लैग दिखा रहा है। तो कम्युनिस्ट कांग्रेस का इनका क्या चरित्र है, ये भारतवासियों के सामने एक प्रश्न चिन्ह आ गया। तो कहाँ से शुरू करे, कहाँ इनको ख़त्म करे। त्रिपुरा में दोस्ती करके रखा, केरला में कांग्रेस का ही युवा कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो चीफ मिनिस्टर को ब्लैक फ्लैग दिखा रहा है। तो इसलिए बीमार तो यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है और यहाँ हल्का सर्दी है, इसलिए मैंने चादर पहना है। और मैं आपके माध्यम से इतना ही कहता हूँ और जनता भी जानती है, पिछले 5 साल में जो कम्युनिस्ट एक समय अपने संगठन और अपने नैतिकता के लिए जाहिर करता था पूरी दुनिया में, आज इनकी नैतिकता कहाँ चली गई। और साथ ही साथ इनके सबसे बड़ा नेता आदरणीय मानिक सरकार महोदय, जो कि त्रिपुरा के 20 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इस नैतिक जुट को उन्होंने मेरे हिसाब से माना नहीं, तभी ना उन्होंने इलेक्शंस में खड़ा अपने प्रतिद्वंदिता नहीं की। और मुझे लगता है अपने आप नैतिक जो पतन हुई है इससे खुद को मुक्त रखना चाहते हैं और उन्होंने अपना एक संदेश त्रिपुरावासी को दे दी है। और ये निश्चित इस इलेक्शन में नतीजे में इसका प्रभाव पड़ेगी। आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मानिक सरकार जी कांग्रेस और सीपीआईएम की जो अलायंस हुए है, इस अलायंस से खुश नहीं है और इसीलिए वो इस चुनाव में अपनी प्राथमिकता नहीं दे रहे। हम मुझे ये तो उन्होंने तो मुझे आके बताया नहीं, किंतु मेरा एक आकलन मैं आपको बता रहा हूँ। जो जो सीपीएम एक नैतिक पाठ पढ़ाता है सभी समय, हम अपने नैतिकता को विसर्जन नहीं देते। ऐसा करके कम्युनिस्ट अपने आप को पूरे दुनिया में साबित करता है। तो इनके सबसे बड़ा नेता इलेक्शन में खड़े नहीं हुए। माननीय मानिक सरकार जी की जो तबीयत है वो ठीक है, अच्छा है। और मैं ये भी चाहता हूँ और भी लंबे समय आप अच्छे रहे, सुस्वास्थ्य के अधिकारी रहे। और आप 20 साल त्रिपुरा को सेवा किया है, स्वाभाविक तौर पे हमारे लिए आदरणीय है। तो इसलिए इनकी कोई तबीयत भी खराब नहीं, उनके मन भी खराब नहीं, तो इलेक्शन में क्यों नहीं खड़ा हुआ। तो इससे मैं उसी बिंदु से मैं जाता हूँ जो हो सकता है, ये मेरा असेसमेंट है, इनका नहीं है, जो इस अनैतिक जोट के कारण से पार्टी करता है, पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर है, इसीलिए उसके साथ पार्टी के प्रचार कर रहा है, किंतु खुद को आपने निर्वाचन से हटा दिया है। और मैं कहूँगा आपके माध्यम से दादा को मैं पूछना चाहता हूँ, निर्वाचन से अभी हट गए हैं कि आपने संन्यास ले लिया क्या, वो भी स्पष्ट कर दे राज्यवासी के सामने। सवाल ये भी कर सकते हैं लोग कि जैसे मानिक सरकार जी इस चुनाव में खड़े नहीं हो रहे, उसी तरह बिप्लब देब भी चुनाव से बाहर है। साथ में ये सवाल भी किया जा सकता है कि जो केंद्रीय मंत्री है प्रतिमा भौमिक जी, वो कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्यों बिप्लब देब जी कंटेस्ट नहीं कर रहे इस बार? देखिए, प्रतिमा भौमिक जी कंटेस्ट कर रहा है तो धनपुर की सीट से कर रहा है, जहां उनका घर है, जहां मानिक सरकार ने अपने जो असेंबली सीट छोड़ दिया है। बिप्लब देब अभी अभी राज्यसभा में गए हैं, अभी अभी उच्च कक्ष में गए हूँ और मुझे वहाँ काम करनी है नेशनल लेवल में। प्रतिमा भौमिक को किसी राज्य के प्रभारी नहीं बनाया, मुझे हरियाणा का प्रभारी बना दिया है। तो स्वाभाविक तौर पे मुझे सेंट्रल पॉलिटिक्स में लेके गए हैं और उसमें
काम करना और नड्डा जी के साथ मिल के टीम में काम करना मेरे लिए बड़ा उपलब्धि है। तो पार्टी ने जो निर्णय लिया है मेरे बारे में, और वो निश्चित ये निर्णय आगे जाके भारतीय जनता पार्टी और त्रिपुरा के लिए भी अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मोदी जो भी करता है सही करता है। तो क्या ये आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि प्रतिमा भौमिक जी की डिमोशन हुए और आपके प्रमोशन हुए? नहीं, डिमोशन तो हुई नहीं, अभी भी केंद्रीय प्रतिमंत्री हैं, अभी भी लोकसभा एमपी हैं, दो दो पद उनके पास है। और डिमोशन प्रमोशन तो इलेक्शन में लड़ने के बाद जनता तय करती है। ये 2 मार्च को प्रमाणित होगी कि प्रतिमा भौमिक क्या क्या होने वाला है। और मैं आपको मैंने मैंने निश्चित कह सकता हूँ, प्रतिमा भौमिक वो सीट जीत रही है, कि मैं उस सीट में जा चुका हूँ और वहाँ मानिक सरकार नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पे लोग एक वहाँ कद्दावर नेता ही चाहता है। तो मानिक सरकार के बाद वहाँ कोई कद्दावर नेता हो तो स्थानीय है, वो प्रतिमा भौमिक है। पार्टी ने सोच समझ के ही वहाँ उनको प्रार्थी बनाया है, क्योंकि उस जगह में अब तक लंबे समय के मुख्यमंत्री रहा है, तो प्रतिमा भौमिक हमारे केंद्रीय प्रतिमंत्री है। तो हमने भी उस जगह को सम्मान देते हुए धनपुर को, हमने भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही हैवीवेट एक कैंडिडेट दिया है। ये धनपुर के लोगों को हमने सम्मान किया है। मैं फिर से ये पूछना इसलिए चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि वो जीत ही जाएगी। अगर प्रतिमा भौमिक जी जीत जाती है तो निश्चित तौर पे स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, तो वही जाके आपके बात सच होता है, ये प्रमोशन डिमोशन वाली बात हो जाते हैं। तो मैं भी तो स्टेट लेवल में था, मैं भी मुख्यमंत्री था, तो इसलिए मैं स्टेट लेवल में विधायक था, इसलिए मेरा डिमोशन था उस समय। ये नहीं मैं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में डिमोशन प्रमोशन नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी में निर्णय बड़ी होती है, काम बड़ा होता है, और लगन से उस काम को करके सक्सेस पाना और पार्टी को आगे बढ़ाना, उस दिशा में काम कर रहे हैं। मेरे और आदरणीय मानिक सरकार के साथ जो डिफरेंसेस है, मैं राज्यसभा का मेंबर बन चुका हूँ, इसलिए मैं एक इलेक्टेड मेंबर होके राज्यसभा में गया हूँ। और आदरणीय मानिक दा अभी किसी सभा का मेंबर नहीं रहेंगे। ठीक, अभी तो इलेक्शन घोषणा हो गई, और 2 तारीख जब रिजल्ट आएगी तो वो किसी सभा का मेंबर नहीं रहेंगे। मैं इस बात में बोल रहा हूँ, दादा को कहीं मेंबर होना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग दूसरे पार्टी के नेता लेने में काफ़ी माहिर है, तो आप इतने दुख जता रहे मानिक सरकार जी के बारे में, क्या मानिक सरकार जी को एक तरह से वो नाखुश भी है? आप कह रहे आपको लगता है कि वो नाखुश है, कि एक तरह से आप लोग क्या बीजेपी की तरफ बुलावा दे रहे हैं, उनको कहीं राज्यसभा मेंबर बनाने की कोशिश तो नहीं है? देखिए, वो निर्णय तो मैं नहीं ले सकता हूँ, ये जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है। आप क्या ये प्रस्ताव देंगे? देखिए, हम तो सबको स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में सबको हम लोग स्वागत करते हैं। आप देखिएगा, हम किसी को नहीं मना करते, सब लोग आए। और भारतीय जनता पार्टी नीति आदर्श जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने लंबे समय भारत में अभी सरकार दिया है और आगे भी देते रहेंगे। तो आज आप देखिए, बहुत सी प्रदेश में ऐसे कांग्रेस के बहुत टावर टावर नेता और दूसरे पार्टी से भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और उनको सम्मान दिया गया है, उनको संगठन में लगा दी गई है, उनको सरकार में लगा दी गई है। तो हमारे पास स्पेस है, तो उस स्पेस के हिसाब से कोई आए तो ज़रूर हमारे पास व्यवस्था है, और उसमें व्यवस्था में उनका ज़रूरत है। मानिक सरकार जी के लिए भी व्यवस्था है? देखिए, वो निर्णय तो मानिक सरकार लेंगे, उनको आना नहीं आना उनका है। किंतु हम लोग, मानिक सरकार जी हमारे पास है, हम क्यों मना करें भाई, क्यों मना करें? हम तो सबको स्वागत करते हैं। भाजपा में सबको स्वागत है, जो लोग आना चाहे स्वागत है। और हमारे नीति आदर्श जो, उसको सामने रख के हम लोग काम करते हैं। प्रमोशन डिमोशन की बात हुई तो बीजेपी का इस बार क्या होगा? पार्टी का लास्ट टाइम आप लोगों को 36 सीट्स मिले थे, इस बार प्रमोशन होगा या कम होंगे? बहुत आकलन ऐसे आ रहे हैं कि बीजेपी को 20-25 सीट मिल सकता है इस बार, और ट्राइबल सीट्स जो 20 सीट में से आप लोगों को 10 और आपके सहयोगी आईपीएफटी को 8 मिले थे, 18 कुल मिला के मिले थे, इस बार कह रहे हैं कि वहाँ पे आप लोग 2-3 में सिमट जाएंगे। देखिए, ये आकलन है। 2018 के इलेक्शन में भी किसी मीडिया ने कम्युनिस्ट यहाँ से चली जाएगी स्वीकार नहीं किया, माना ही नहीं।
इंडिया टुडे के मैं आपको दिखा सकता हूँ ऐसे, जहाँ पे हमने ये पहले ही कह दिया था कि इस बार मानिक सरकार जी की सरकार जा रहे हैं। इंडिया टुडे मैगजीन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है, किंतु इस तरीके से जाएंगे ये आपने आशा नहीं की। जो सिंगल मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन जाएगी, लगभग ऐसे ही बात मैंने लिखा था। लिखा था, तब तो आपको धन्यवाद है। मैंने देखा होगा, तो आपने ऐसा बोला है तो आप दूरदर्शी है, आपको मालूम चल गया है। और अभी भी त्रिपुरा में आप हमको 20-25 के बारे में बोल रहे हो, तो बाकी सीट किसको मिली भी? कम्युनिस्ट को तो विश्वास ही नहीं है अपने पैर में वो इलेक्शन लड़ सकता है। जो कम्युनिस्ट अपने बल पर इलेक्शन नहीं लड़ पड़ा है, और उन्होंने अभी तक इनके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, वामफ्रंट अकेला 60 सीट में लड़ती है। इस बार उन्होंने 47 सीट में लड़ी है। तो उन्होंने खुद ही बहुत सारी 13 सीट 13 सीट जो कि कांग्रेस को सौंप दी है, कांग्रेस को सौंप दी है। तो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों ही मानते हैं जो हम अपने बल पे यहाँ और राजनीति नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस की बात तो हम छोड़ ही देते, 13 सीट में लड़े हैं तो राहुल जी का सीएम तो नहीं बनने वाला, वो स्पष्ट हो गया। और दूसरा 47 सीट में जो लड़े हैं उसमें तो पहले उनके सबसे बड़ा नेता वही प्रतिद्वंदिता नहीं कर रहा है, तो मैसेज जा रहा है जो क्या होने वाले हैं। और देखिए, हमारे सरकार ने काम किया है और इस बार काम के बदले में हमको वोट मिलेगी। मोदी जी ने जो काम किया त्रिपुरा में, इसके बदले में लोग वोट देंगे। पिछले बार जो हमारे वोट हुई थी वो त्रिपुरा के लोगों को कम्युनिस्ट से आज़ादी चाहिए थी। वो आज़ादी एक विश्वास के साथ किसी व्यक्तित्व के साथ जाना चाह रही थी, बहुत पहले से 2013 में भी चाह रहा था, 2008 में भी चाह रहा था, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व के पास वो लीडरशिप नहीं थी। हमारे पास वो लीडरशिप थी, नहीं तो शून्य से सरकार कैसे आता है। अमित भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय रहे हैं, उनके जो समर्पण है, उनके जो भावना है, उनके जो कमिटमेंट है, और सर्वोपरि माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास त्रिपुरा में आने के बाद उन्होंने बताया था जो हम जरूर त्रिपुरा को मुक्त कर देंगे और भयभीत ना होकर कम्युनिस्ट को बिना डरे सब लोग घर से निकले, सब माए बहने वोट करे। मोदी आपके साथ खड़ा है और मोदी अब तक त्रिपुरा के साथ खड़ा है। और अभी 23 की जो निर्वाचन होगी, दोबारा एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी और उसका संदेश खुद कम्युनिस्ट ने दिया। एक मजबूत, जो कि एक मजबूत कम्युनिस्ट थी 2008 में, आज एक मजबूर कम्युनिस्ट है जिन्होंने कांग्रेस के कंधे पर अपना हाथ रखना पड़ा। तो इसी से प्रमाणित होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता की सरकार, डेवलपमेंट की सरकार निश्चित प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। आपने 2 बार कहा त्रिपुरा के लोग खुश हैं मोदी जी के काम से। ये विधानसभा निर्वाचन है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की आकलन होते हैं, परीक्षा होते हैं। आपने ये नहीं कहा कि बिप्लब देब के काम से खुश है, डॉक्टर मानिक शाह के काम से खुश है। 2 चीफ मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी के। क्यों मोदी जी के कंधे पे रख के आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्यों आप खुद ये कह नहीं सकते कि मेरे काम से खुश है, या आपके जो बाद में सीएम बने डॉक्टर मानिक शाह के काम से खुश है? देखिए, ये तो जनता बताएगी। हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं और हमने एक एंटी इनकम्बेंसी के विहीन सरकार दिया है। तो पहले मैंने मुख्यमंत्री के नाते काम किया, बाद में डॉक्टर मानिक शाह ने काम किया। दोनों मुख्यमंत्री के त्रिपुरा में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आप लोग कहते हैं कि आपके खिलाफ, आपके पार्टी के लोग भी बहुत ऑफिशियली नहीं कहते, बट ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि आपके खिलाफ बहुत सारे एंटी इनकम्बेंसी थे, इसलिए आपको बदलना पड़ा, आपको चेंज करके डॉक्टर मानिक शाह को लाया गया। तो इसमें क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर आगे जाके इस चुनाव में बीजेपी को उतना अच्छा फल नहीं मिलता है जितना 2018 में हुआ था, तो सारे ब्लेम आपके ऊपर आ जाएंगे कि बिप्लब देब ने 4 साल ठीक काम नहीं किया, तो इसलिए बीजेपी ठीक प्रदर्शन नहीं कर पाए। देखिए, बीजेपी में ऐसा नहीं होती है।
हमारे पार्टी में इतने बड़े बड़े निर्णय होती है। गुजरात में हमने देखा, आपने लोगों ने देखा, पूरे मंत्रिपरिषद चेंज हो गए। उसके बाद प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड करके आई है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और यहाँ भी हमारे सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के काम से लोग खुश हैं। मैं इसलिए मोदी जी का बार बार बोलता हूँ कि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है। हमारे पास कोई बजट नहीं होती जो अपने तरफ से कुछ कर दूं। हमारी त्रिपुरा में मैं 99% स्कीम माननीय प्रधानमंत्री की सेंट्रल स्कीम है। इनको सही तरह लोगों के पास लेने का काम हमने और मानिक शाह जी ने किया है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ मोदी जी के, लोग जानते हैं पानी किसने दिया, मोदी जी ने। घर किसका है, मोदी जी ने। आयुष्मान भारत का कार्ड किसने दिया, मोदी जी की स्कीम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये किसने दिया, मोदी जी ने दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसने दिया, मोदी जी ने दिया। तो त्रिपुरा में जितने भी स्कीम लागू हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को हमने सही ढंग से नीचे लेके गया, इस कारण से लोग खुश है। तो स्वाभाविक स्कीम मोदी जी की है। त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा, ये गुजरात नहीं है, हरियाणा नहीं है, हमारे पास जो स्टेट रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद भी यह सरकारी कर्मचारी को हमारा कमिटमेंट था 7th पे स्केल दूंगा। उस स्केल देते समय 700 करोड़ रुपया लगा, वो भी तो मोदी जी ने मदद किया। उसके बाद हमने जो 3.25 लाख यह सोशल पेंशन मिलती है, जो कि 500, 600, 700 करके मिलती थी कम्युनिस्ट के समय, उसको 2,000 रुपये किया। उसमें भी तो हमारा लगभग 440 करोड़ रुपया सालाना लगेगी। उसके बाद 20% हमने डीए दिया सरकारी कर्मचारियों को, उसमें 2,000 करोड़ रुपया लगती है। ऐसे बहुत सारी स्कीम जो राज्य सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था की है, किंतु व्यवस्था करते समय केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार नहीं होती, ये नहीं कर सकता था। ये त्रिपुरा के लोग जानते हैं। जो इसलिए मैं मोदी जी के बारे में जो बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सरकारी एम्प्लॉय एक समय कम्युनिस्ट के साथ ही चलते थे। जब सब कुछ मोदी जी पे निर्भर है, तो आपको बदलने की क्या ज़रूरत था? क्योंकि आप युवा हैं, बहुत सारी बातें आपके सपक्ष में जाते हैं, आप युवा हैं, आप बीजेपी के जो ओरिजिनल नेता है, मतलब त्रिपुरा में जब बीजेपी बहुत अर्ली स्टेज में था, प्रारंभिक स्टेज में, तब भी आप बीजेपी में थे। तो ऐसे स्थिति में, और आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह का एंटी इनकम्बेंसी नहीं था क्योंकि काम तो मोदी जी कर रहे थे, तो क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि आपको बदल के एक ऐसे व्यक्ति को सीएम बना दिया गया जो कांग्रेस से, या वो कहते हैं कि कांग्रेस में नहीं थे, बट बाहर से 2016 में आए और 5 साल बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, 5 साल नहीं, 6 साल बाद। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी भी जो भी लोग हैं, गिने चुने कुछ को आप छोड़ दीजिए, सब कांग्रेस सीपीएम से आए हुए हैं। इसलिए आप मानिक शाह को और बताएंगे 5 साल पहले आए हैं, इसलिए वो नया आदमी है। और विप्लव देव संघ से जुड़े हुए पुराना आदमी है। नया पुराना त्रिपुरा में स्थान नहीं है, क्योंकि बीजेपी यह 1.5% की पार्टी थी। तो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस जो करने वाले लोग पहले आए हैं, उसके बाद कम्युनिस्ट का भी एक पार्ट आई है, तब जाके हम लोग सत्ता में आए हैं। तो इसलिए त्रिपुरा के देखे तो आप इस बात को, वो नए हैं पुराने हैं, वो कांग्रेस से है सीपीएम से है, ये बात यहाँ लागू नहीं करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। और दूसरा, जो पार्टी निर्णय सिर्फ त्रिपुरा में लिया ऐसा तो नहीं है। हमारे पार्टी ने बहुत नहीं, सारी जहाँ जहाँ ये निर्णय लिया, वहाँ वहाँ ये बात आई कि एंटी इनकम्बेंसी था। जो मुख्यमंत्री वहाँ रहे होंगे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, तो अगले चुनाव में जीतने के लिए बदलाव किया जाता है। देखिए, ऐसा होता तो कोई रणकौशल जरूर तैयार की है हमारे जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी ने। आप देखिए, मैं मुख्यमंत्री से जब रिजाइन दिया, उसके बहुत कम समय के अंदर मुझे लाके राज्यसभा एमपी त्रिपुरा से ही बनाया। और मेरे कारण से प्रॉब्लम होती तो मुझे उस स्टेट में लाके राज्यसभा एमपी नहीं बनाती। उसके बाद पार्टी ने मुझे हरियाणा जैसा स्टेट के प्रभारी बनाया। मैं जब दिल्ली में था तो मेरे पास किसी का फ़ोन आया, जो गुड़गांव जाना है देव साहब आपको, तो मैं तो जानता नहीं। तो हम लोग, क्या गुड़गांव? थोड़ी देर बाद टीवी में देख रहा हूँ तो विप्लव देव को हरियाणा का प्रभारी बनाया जाएगा। हरियाणा से बहुत फ़ोन आ रही थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की जो हमारे त्रिपुरा जैसा छोटे स्टेट से निकाल के
आज तक त्रिपुरा के कोई आदमी किसी स्टेट का प्रभारी नहीं बने। ये तो मेरा सौभाग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जेपी नड्डा जी ने विश्वास किया मेरे को, हरियाणा जैसा सेंसिटिव प्रदेश का प्रभारी बनाया। और मुझे हरियाणा में 2024 में स्टेट गवर्नमेंट को तीसरी बार बनानी है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी की और अमित भाई शाह जी के मार्गदर्शन में ज़रूर करके रहूँगा। हमारे मनोहर लाल जी ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया है। और उस प्रदेश में एक समय स्कैम के साथ मुख्यमंत्री विदाई लेते थे, दो दो बार का मुख्यमंत्री, इनके ऊपर कोई स्कैम नहीं है। तो मुझे सौभाग्य है, मुझे ऐसा मौका दिया है। और आगे आगे आप देखिए क्या होता रहता है। अगर बीजेपी ये चुनाव जीत जाती है तो आप श्रेय तो मोदी जी को देंगे ही, लेकिन स्टेट लेवल में क्या आप ये कहेंगे कि जो 1 साल में काम हुआ है मानिक शाह जी के नेतृत्व में, उससे आप खुश हैं? और अगर खुश है, क्या आप चाहेंगे कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो आगे भी वही मुख्यमंत्री रहे? मैं आपके राय पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जवाब देंगे कि ये निर्णय मैं नहीं कर सकता। मैं आपके एक ओपिनियन पूछ रहा हूँ कि आप चाहेंगे कि मानिक शाह जी कंटिन्यू करें, या आपके मन में फिर भी ये उम्मीद है कि मैं फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आ जाऊँ? देखिए, मेरे जीवन में बहुत कम समय में मुझे पार्टी ने, मुझे नहीं लगता इतना कम समय में इतने सारी दायित्व पार्टी ने कितने नेताओं को दिया। मुझे 2016 में पार्टी का अध्यक्ष बनाया सीधा। मैं त्रिपुरा में था नहीं, मुझे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधा अध्यक्ष बनाया। उसके बाद 2.5 साल के अंदर मुझे विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद राज्यसभा एमपी बनाया, हरियाणा का प्रभारी बनाया। और कितना करेंगे पार्टी, अब मेरा पाला है जो मुझे करना है। और जो जहाँ तक आपने डॉक्टर मानिक शाह के में बोला, मानिक शाह ने कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है जनवरी में ही, तो मानिक शाह के पास टाइम कितना मिला? तो जो काम हमने 2018 में शुरू किया उसको आगे लेके जाने का उन्होंने किया है। नए तरीके से 3 महीने में 4 महीने कोई व्यक्ति नहीं कर सकता कोई, इसलिए उस बात में जाना ही नहीं चाहिए आपको। क्योंकि जो स्कीम हम लोगों ने स्टेट और राज्य केंद्र सरकार मिला के शुरू किया, उनको ना रोके, उनको उसी दिशा में लेके जाए स्पीड में, वो मानिक शाह ने बहुत अच्छे तरीके से बरकरार रखा है। तो इसीलिए मानिक सर शाह के पास उतना समय ही नहीं मिली जो आप चाहते हो, क्योंकि स्टेट में तो इलेक्शन आ चुकी है, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। उनके कुल मिला के 6 महीना समय मिला। 6 महीने में नया स्कीम लागू करना, उसके ऊपर भी उन्होंने एक दो नया स्कीम लाया है, मैंने देखा। तो इसका मतलब है आप खुश हैं और आपका ऐसा कोई तमन्ना नहीं है कि आपको सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहना है, आप पार्टी जैसे आपको मौका देंगे आप उसी में संतुष्ट है? देखिए, मैं मुख्यमंत्री तक बन चुका हूँ, तो अब बाकी निर्णय पार्टी के ऊपर है। मुझे राज्यसभा का एमपी बना के रखे हुए है। और मैंने स्वयं मेरे नेतृत्व को बोला था, मैं जब राज्यसभा में गया हूँ, मुझे बहुत एक अच्छे एक्सपीरियंस मिला था, एक्सपोजर मिली है। मैं विधानसभा में काम करता था, ठीक है, अच्छा लगा, मुझे सीएम बनाया, चीफ मिनिस्टर। किंतु मैं राज्यसभा में जाने के बाद मुझे बहुत एक एक अच्छे वातावरण कुछ सीखने की मिली, क्योंकि वहाँ अलग अलग प्रदेश से आए हुए व्यक्तित्व है, लीडरशिप है। तो मैं चुपचाप हाउस में जाता हूँ, आप देखिएगा मैं जाता हूँ तो लास्ट तक बैठा रहता हूँ, मैं सबको सुनता रहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लोगों से छोटा हूँ, राजनीतिक कद में भी और आयु में भी। इसलिए मैं बाकी लोग जो बोलते हैं किसी भी पार्टी का, मैं इनको फॉलो करता हूँ, सुनता हूँ, लिखता हूँ, और इनसे मैं शिक्षा लेके एक स्टूडेंट के नाते आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये मेरा अपना जीवन शैली है। मेरा आखिरी 2 सवाल और क्विक सवाल है। पहला सवाल, तीपरा मोथा के चीफ प्रद्युत देबबर्मा के बारे में आपका राय क्या है? सब कह रहे हैं कि वो किंग मेकर बन सकता है, कुछ ना हो तो एटलीस्ट 10-15 सीट तो 20 ट्राइबल सीट्स में से ले जाएंगे। तो उनके पॉलिटिक्स और उनके बारे में आपका टिप्पणी क्या है? पिछली बार भी कम्युनिस्ट को 16 सीट मिली थी, 16 सीट मिली थी, किंग मेकर नहीं बने। कम्युनिस्ट को 16 सीट मिली थी ना, किंग मेकर नहीं बने, सरकार भी नहीं बना पाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी सिंगल मेजोरिटी में थी,
इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ हमारा मेजोरिटी रहेगी। और किंग मेकर की बात, तो त्रिपुरा में इस तरीके से राजनीति पिछले 30-25 सालों में मैंने देखा नहीं। हर स्टेट के अलग अलग तस्वीर होता है। त्रिपुरा में जब भी कम्युनिस्ट को सत्ता में रखा 48, 49, 50 ऐसा रखता है। भाजपा को जब लाया तो शून्य से रिकॉर्ड करके हमारे 36, IPFT के 8, 44, तो इसका मतलब 40 के नीचे त्रिपुरा के लोग नहीं लाते हैं, क्योंकि त्रिपुरा के लोग इस मामले में पॉलिटिकली बहुत कंसास है और निर्णय ले लेता है। एक तो थर्ड पार्टी को वोट नहीं देता त्रिपुरा के लोग, 2 पार्टी सिस्टम में वोटिंग करेगा। तो 2 पार्टी सिस्टम में इस बार कम्युनिस्ट की हिम्मत नहीं अकेला हमारे साथ लड़े, तो उन्होंने अपना पार्टनर कांग्रेस को ले लिया। हम अपने जगह पे सही है और हम जनता के लिए काम किए हुए हैं। युवा और महिला और बुजुर्ग, आप देखिएगा कम्युनिस्ट की किसी भी रैली में, किसी भी मिছিল में आप मुझे महिला और युवा बड़े संख्या में दिखाइए। और हमारे कोई भी कार्यक्रम होती है 90% महिला रहता है और बड़े मात्रा में यूथ रहता है। तो यूथ और युवा जिस तरफ होती है उसी तरफ सत्ता आती है, क्योंकि सत्ता लाने वाले वही लोग हैं। भविष्य के निर्माण युवा ही करता है, महिला ही घर निर्माण करती है। तो महिला भाजपा के साथ, मोदी जी के साथ। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने घुमा होगा तो मालूम कर दीजिए। आप 10 महिला को पूछेंगे तो आपको 8 महिला मोदी का नाम लेगा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नाम लेगी। आप कॉलेज स्टूडेंट को पूछिए त्रिपुरा में जाके, स्कूल स्टूडेंट को पूछिए। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री की रैली था, मैं आ रहा था, तो मैं जैसे लोगों को देख रहा था, तो नमस्कार कर रहा था। एक लड़का दौड़ के आके मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले सर मैं फर्स्ट टाइमर वोटर हूँ और मैं भाजपा को दूंगा इस बार। तो क्या एनर्जी, क्या सोच है, ये वास्तव है, इसको मान लेना चाहिए, वही सच्चाई है। और इलेक्शन में लड़े कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भी पार्टी है, लड़े। त्रिपुरा माता को कौन मना करता है, लड़ने दीजिए। लड़ने के बाद रिजल्ट आने को पता चल जाएगा। मिले जितना सीट मिले उनको मिले, हम लोगों को आपत्ति नहीं। कौन किंग मेकर बने, कौन जाके किंग बने, कौन क्वीन बने, बनते रहे, किंतु सरकार हमारा बनेगी ये पक्का है। तो दूसरा पार्टी कौन सा है ये आपने नहीं बताया। 2 पार्टी अगर होंगे, पहला बीजेपी आपके हिसाब से, दूसरा CPM कांग्रेस या त्रिपुरा मोटा? देखिए, दूसरा पार्टी CPM कांग्रेस का जुट को मैं इसलिए बोलूँगा कि कम्युनिस्ट के पास जो वास्तव में 15 सीट, 15 विधायक है, ठीक। तो अब मैं वास्तव के बोलूँगा। और त्रिपुरा माथा एक जगह में सीमित है, इसके बाहर नहीं है। तो आपने 42 सीट दे देंगे, 60 सीट दे देंगे, ऐसा तो हमरा बंगाली भी सीट दे देता है। या तो तृणमूल ने भी 24 सीट दिया, 24 सीट दिया। तो अब देखिए कितना मिलता है, क्या है, वो तो सबके सब जमानत जब्त होगा। तो आपको इलेक्शन है, खड़ा होने के लिए मना थोड़ी करता है, निर्दल में भी खड़ा हो जाता है। और मैंने तो एक इंटरव्यू में देखा, तृणमूल कांग्रेस से सुप्रीमो बोल रहा है त्रिपुरा में इनका सरकार हो रही है, इनको याद ही नहीं है इनके स्टेट प्रेसिडेंट ने 24 सीट दिया, 31 में मेजोरिटी आते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग तो यहाँ इलेक्शन में खड़ा हो जाता है और प्रार्थी दे देता है। तो इसलिए ये सब करते समय थोड़ा सा अंकोगणित करना चाहिए और वो सब देख ही करना चाहिए। त्रिपुरा बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट है और इस तरीके से जो भी सामने आते हैं उनको सही रास्ता जनता ज़रूर दिखाएगा। बिप्लब देव जी, इंडिया टुडे एनी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आगे जाके आपको पॉलिटिकल सक्सेस मिलता रहे और ऐसे ही इंडिया टुडे एनी से बात करते रहे। धन्यवाद।